मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये इकोनॉमिक्स की आपकी अगली क्लास है। इससे पहले वाली जो 2 क्लास हुई उसमें आपने समझा राजकोषीय नीति क्या होता है, राजकोषीय व्यवस्था क्या होता है, तथा आपने यह भी समझा कि राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है और राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां क्या है। अब हम उससे आगे इस क्लास में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं कि राजकोषीय व्यवस्था व्यवस्था में क्या है, सरकार का टोटल आय और व्यय का ब्यौरा होता है। अब आज 2 प्रकार के होते हैं, राजस्व प्राप्तियां और कैपिटल गेन यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां। ऐसे इसी प्रकार से व्यय भी 2 प्रकार का होता है, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय। अब हम जो हमें समझना है इस क्लास में वो है घाटा। हमें समझना है घाटा। अब घाटा कई प्रकार के होते हैं। पहला है राजकोषीय घाटा, ठीक। दूसरा है राजस्व घाटा, तीसरा है प्राथमिक घाटा, चौथा है मौद्रिक घाटा और 5वां है प्रभावी राजस्व घाटा। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर आय कम है और व्यय ज्यादा है तो क्या होगा, घाटा होगा। यानी कि अगर आप कमाते कम हैं, खाते ज्यादा हैं, तो निश्चित तौर पर आप कर्ज रहेंगे, घाटे में रहेंगे। एक सिनेमा कोई आया था जिसका नाम था आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, शायद गोविंदा की कोई फिल्म थी। तो वही वाला हाल है कि यदि आपका आय कम है और व्यय ज्यादा है तो आप हमेशा घाटे में रहेंगे, ठीक है। अब सरकार के जो घाटे होते हैं उनकी ये अलग अलग परिभाषा है घाटों की, ठीक है। तो इनमें इनके टर्म और कंडीशन अलग अलग होते हैं। इनसे सवाल सीधे सीधे परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये अलग अलग राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, मौद्रिक घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। ये सब क्या हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। मुझे लगता है कि बात आपके सर के ऊपर से नहीं निकल रही होगी यदि आपने इससे पहले वाली 2 क्लास किए हैं। अगर इससे पहले वाले आपने क्लास नहीं किए हैं तो हो सकता है बात आपके दिमाग से थोड़ा बहुत निकले, लेकिन उसको रोकने के लिए मैं एक युक्ति बताता हूँ। युक्ति ये है कि आय जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक राजस्व, यानी कि जब किसी बिना परिसंपत्ति को बेचे हुई सरकार को पैसा मिलता है तो उसकी जो आय होती है वो राजस्व आय होती है। जैसे अगर उसको ब्याज मिल रहा है जो उसने ऋण दिया है तो आय हो गया। आयकर जो मिलता है वो उसका राजस्व आय होता है। या सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा जो मुनाफा होता है वो उसका आय होता है। पूंजीगत आय में क्या होता है कि जब वो कुछ बेचे, विनिवेश करे या प्राइवेटाइज करे या किसी सरकारी भूमि को बेचे, किसी भवन को बेचे तो उससे जो आय होगा, या ऋण जो है प्राप्त करे तो वो किस में आएगा, वो कैपिटल गेन में आएगा। व्यय में जब नॉर्मल खर्चों को चलाने के लिए सरकार खर्चा करती है, पैसा देती है, तो उसको राजस्व व्यय कहा जाता है। जैसे वेतन, भत्ता, सब्सिडी, ग्रांट,
ये सब राजस्व व्यय में आते हैं। पूंजीगत व्यय में जो है जब परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, सड़क बनना है, अस्पताल बनना है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? पूंजीगत व्यय में आती हैं। तो ये तो हो गया पूरा राजकोषीय व्यवस्था। अब हमें इस घाटे को समझना है। जो विद्यार्थी पहले का क्लास नहीं देखे थे उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, हालांकि पूरी बात समझ में आए इसके लिए आपको क्लास देखने होंगे, ठीक है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा जो है वो राजस्व आय, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, ठीक है, गलत हो गया लिखने का तरीका, राजस्व व्यय, ठीक है ना, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, ठीक है। इनमें से जब राजस्व आय और पूंजीगत आय को घटा दिया जाता है तो ये आपका बन जाता है राजकोषीय घाटा। क्या बन जाता है? राजकोषीय घाटा। देखिए कुल जमा मतलब ये है कि सरकार का कुल आय और कुल व्यय, तो कुल व्यय में से अगर कुल आय घटाया जाए तो जो घाटा बचता है वो उसका राजकोषीय घाटा होता है, क्योंकि अगर व्यय में से घटाया जाए इसका मतलब व्यय ज्यादा है, ठीक है ना, तो घाटा ही लगेगा। यही होता है आपका राजस्व घाटा। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है और स्टार लगाकर लिखने वाली बात है कि ऋण की अदायगी की बात होती है उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है, ये इसमें काउंट नहीं होता, तो ये चीज आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका राजस्व घाटा। अब इससे आगे बात ये राजकोषीय घाटा हो गया। अब देखते हैं कि राजस्व घाटा क्या होता है। तो राजस्व घाटा में टोटल जो राजस्व की प्राप्तियां हैं उनको यदि राजस्व के कुल व्यय से घटा दिया जाए तो राजस्व घाटा होता है। यानी कि क्या होगा? राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ठीक है ना। तो राजस्व घाटा क्या होगा? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। यदि राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटा दिया जाए तो जो बचा अमाउंट होगा वो घाटा होगा। एक चीज यहां पर ये जान लीजिए कि जो राजकोषीय घाटा होता है इसको जीडीपी के आधार पर काउंट करते हैं, फिर वो परसेंटेज में निकलता है कि इतना परसेंट राजस्व घाटा है या इतना परसेंट राजकोषीय घाटा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्राथमिक घाटे की। प्राथमिक घाटा क्या होता है? इस पर सवाल आए कई बार। प्राथमिक घाटा क्या होता है? देखिए प्राथमिक घाटा वह घाटा है जब राजस्व घाटे में से राजकोषीय घाटे में से विगत वर्ष के ऋण भुगतान, यानी कि ऋण जो लिया गया हो उसके लिए जो ब्याज का भुगतान है अगर उसे माइनस कर दें तो जो बचा हुआ घाटा है वो क्या होता है? प्राथमिक घाटा होता है। तो प्राथमिक घाटा बराबर आपका हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? आपका प्राथमिक घाटा हो जाएगा, ठीक। अब मौद्रिक घाटा क्या होता है? जैसे सरकार का आय कम होता है, अमूमन व्यय ज्यादा होता है, तो घाटा लगना एकदम तय है। तो सरकारें करती क्या है कि जितना घाटा लगता है उसी अमाउंट के बराबर वो नए नोट जारी कर देती हैं। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि 2021 के ईयर में सरकार का जो खर्च है वो 100 रुपए का है और जो सरकार का आय है वो 90 रुपए है। सरकार का जो आय है वो 90 रुपए है। ये हो गया उनका खर्च और ये हो गया आय, ठीक है ना।
तो 100 माइनस 90 बराबर 10 रुपए का क्या हुआ, घाटा हुआ। इस 10 रुपए के घाटे की भरपाई के लिए कई बार सरकारें करती क्या हैं कि इस 10 रुपए के नए नोट जारी कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि जितना घाटा हुआ उसी के बराबर का नया नोट जारी कर दिया जाता है, ठीक है। हालांकि भारत में व्यवस्था वर्तमान में नहीं चल रही है, इसीलिए मौद्रिक घाटे का आकलन भारत में नहीं किया जाता है। तो ये जो है, ये जितना बना, ये 10 रुपया क्या हो गया, मौद्रिक घाटा हो गया। ये मौद्रिक घाटा होगा क्योंकि इतना ही घाटा हुआ था और इसके बराबर के नोट छाप दिए गए, तो ये मौद्रिक घाटा हो गया। वर्तमान में ये नहीं होता है भारत में, इसीलिए इसकी गणना भी नहीं की जाती है, ठीक है ना। अच्छा, कई लोग ये सोचते भी होंगे कि नए नोट जारी कर दे, दिक्कत क्या है इससे। दिक्कत हो सकती है गुरु, बिना उत्पादन बढ़े यदि पैसा मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा तो डिमांड हाई होगा और चीज़ें महंगी होंगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। मुद्रास्फीति क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए पैसा नहीं महत्वपूर्ण है, उत्पाद महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट मनी नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो इसलिए ये नहीं कि 10 रुपए के नोट, आपने 100 रुपए के नोट छाप लिए तो उससे काम चल जाएगा, नहीं। उत्पादन आपको बढ़ाना होगा तब रियल ग्रोथ होगा, बाकी नोट छापने से ग्रोथ नहीं होता, उससे और महंगाई बढ़ सकती है, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रभावी राजस्व घाटे की। किसकी, प्रभावी राजस्व घाटे की। इसको थोड़ा आराम से समझाता हूं तो बात समझ में आएगी, थोड़ा सा टेक्निकल है ये। चलिए, तो जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो समझते हैं हम। प्रभावी राजस्व घाटा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। प्रभावी राजस्व घाटा में थोड़ा दिमाग लगाना है, यह भी एक प्रकार का राजस्व घाटा है। तो राजस्व घाटा में आपने क्या देखा, राजस्व घाटा बराबर क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। जब इनको घटा दिया जाता है किसमें से, राजस्व व्यय में से। मैं प्राप्तियां पहले लिख दे रहा हूं बार बार, ये गलती मेरे से हो रही है, ठीक है। यानी कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां बराबर राजस्व घाटा। यानी कि कुल राजस्व जो आता है और जो कुल खर्चा होता है राजस्व में, उसको जब उसमें से घटाया जाता है तो जो बचता है वो राजस्व घाटा होता है। हमें समझना है प्रभावी राजस्व घाटा। अब सरकार, यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, केंद्र सरकार के राजस्व की बात कर रहे हैं। किसके, केंद्र सरकार के राजस्व की। तो केंद्र सरकार क्या करती है, ग्रांट देती है, ठीक है। केंद्र सरकार ग्रांट देती है या इसे अनुदान कहा जाता है। किसको, राज्य सरकारों को। तो राज्य सरकारों को यह अनुदान प्रदान करती है, ठीक है। और जो यह अनुदान देती है वो क्या होता है, राजस्व व्यय होता है, राजस्व व्यय होता है, ठीक है। ये क्या होता है, राजस्व व्यय होता है। और यही चीज, ये जो ग्रांट है, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, राजस्व प्राप्ति होता है कि नहीं होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए राजस्व प्राप्ति होता है। अब इस राजस्व प्राप्ति का स्टेट दो तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। पहला है राजस्व खर्चे में इस्तेमाल कर ले, यानी कि किसी वेलफेयर स्कीम में लगा दे, वेतन दे दे, भत्ते दे दे, सब्सिडी दे दे। या दूसरा तरीका है पूंजी बनाए उससे। पूंजी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, सड़क बना दे, पुल बना दे, अस्पताल बना दे, स्कूल बना दे, या ये सारे काम कर दे। तो इससे क्या कहेंगे कि पूंजीगत व्यय है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब केंद्र सरकार के राजस्व घाटे में से इस पूंजी वाले पार्ट को, यानी कि जिस ग्रांट का इस्तेमाल पूंजीगत निर्माण में किया गया, उसको घटा दिया जाता है, तो जो बचा हुआ घाटा होता है वो प्रभावी राजस्व घाटा होता है, ठीक है ना। तो प्रभावी राजस्व घाटा बराबर क्या हो जाएगा,
प्रभावी राजस्व घाटा बराबर क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत व्यय। किसका पूंजीगत व्यय? ग्रांट। इसको ग्रांट लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको ऐसे लिखिए, राज्यों को प्राप्त अनुदान के हिस्से से। ठीक है ना? अब आप समझ जाएंगे, यानी कि राज्यों को जो ग्रांट प्रदान किया गया उसमें से जो हिस्सा पूंजीगत व्यय में गया उसको जब राजस्व घाटे में से घटा देते हैं तो बचा हुआ घाटा प्रभावी राजस्व घाटा हो जाता है। यह है आपका प्रभावी राजस्व घाटा। तो इस प्रकार से आपने सारे घाटे समझ लिए। अगली क्लास में हम किसी और मुद्दे की चर्चा करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो उसको पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। अगली क्लास जब होगी तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।